नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th का एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए सैम्पल पेपर लाए हैं, जो कि अब एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सैम्पल पेपर होगा, फाइनल का है। ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, पूरा सैम्पल पेपर ही हम लोग यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया, पहले यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 10, ठीक है? 10 में एमसीक्यूज़ पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया संगम लिटरेचर मेनली रिटन इन विच लैंग्वेज। तो संगम लिटरेचर को किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये तमिल में लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सातवाहन रूलर ऑफन इंक्लूडेड हुज नेम इन देयर रॉयल टाइटल्स। अब जो भी सातवाहन थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, और भी बहुत सातवाहन रूलर हुए हैं। तो जैसे सतकर्णी ने अपने माता का नाम गौतमी पुत्र कहा जाता है सतकर्णी, ये पूरा नाम है सतकर्णी। ठीक है, तो ये सातवाहन रूलर थे। अब ये किसका नाम आगे लगा रहे थे अपने टाइटल में, मदर का, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ विच किंगडम। मदुरई किसकी कैपिटल थी, पांड्य की कैपिटल थी, पांड्या की कैपिटल थी। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज तीर्थ इन इंडियन ट्रेडिशन। तो इंडियन ट्रेडिशन में अगर आप तीर्थ देखेंगे, तीर्थ का क्या मतलब होता है, टाइप ऑफ टेम्पल नहीं होता, होली बुक भी नहीं होती है, सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द स्टोरी ऑफ 51 शक्तिपीठ इज लिंक्ड टू विच गॉडेस। तो 51 शक्तिपीठ की अगर बात करी जाए तो ये किस गॉडेस से रिलेटेड है, तो ये सती से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन ठीक है। द इवेंट विच इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। तो ये आइडिया जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ था 1789 में, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो इन तीनों पे खास ध्यान दिया गया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब देखिए यहाँ पर बात करी गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ इज रिफ्लेक्टेड बाय। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, पुअर पीपल पे सेम टैक्स एज रिच, नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। रिच पीपल आर सुपीरियर भी बिल्कुल गलत है। ऑल सिटीजन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी सिटीजन होगा तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसका बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा कि वो कहाँ से आया है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है। इसी को बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई सारी कमेटीज बनाई थी। तो ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। फंडामेंटल ड्यूटी इज, अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो होती है वो क्या होती है, राइट टू वोट, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ये भी फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि कोई भी फॉलो नहीं करता है, मतलब मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करते हैं। वाई आर रिवर्स लाइक गंगा कंसीडर्ड सेक्रेड। तो गंगा जैसे रिवर हो गई और यमुना रिवर हो गई, इनको सेक्रेड क्यों माना जाता है, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, सारी की सारी रिवर ज्यादातर सेक्रेड ही है। क्यों सेक्रेड माना जाता है पूछा गया। दे आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद, बिल्कुल ठीक है। वर्शिप्ड एज गॉडेस, बिल्कुल ठीक है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर रिचुअल्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रू फॉल्स पे आते हैं। कुषाण लोग थे, कुशानास जो थे वो ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये क्या सेंट्रल एशिया से थे, बिल्कुल सही बात है, इसका ट्रू हो जाएगा। द इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज, तो इंडिका जो बुक थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें आया था, एम्बेसडर था, ठीक है, बाद में आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें शासनकाल में। अगले पे आते हैं, गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर वेलकम्स विजिटर्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। तो सारे रिलीजन को वेलकम करता है गोल्डन टेम्पल, ये पूछा गया है, तो ये भी सही है, इसमें कोई भी रिलीजन का अगर पर्सन है वो जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गोल्डन टेम्पल में केवल सिख ही जा सकते हैं, बस कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, बस आप जा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ टेकन इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम यूएसए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ लिया गया है वो यूएसए से ना लेके कहाँ से लिया, ये फॉल्स होगा। कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया है। ठीक है, अब असर्शन रीजंस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कनिष्क वाज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो कनिष्क जो है कुषाण डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर था, बिल्कुल सही बात है। ही स्टार्टेड द शक एरा एंड सपोर्टेड बुद्धिज्म। तो इसने शक एरा स्टार्ट किया था और बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था, ये बात भी सही है। और एक्सप्लेनेशन भी सही है कि वो इम्पोर्टेंट इसीलिए था कि उसने शक एरा स्टार्ट किया, बुद्धिज्म को सपोर्ट किया और बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा,
assertion is correct, reason is correct and explanation is also correct. अगले में कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज लिविंग डॉक्यूमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ट्रू होगा ये वाला स्टेटमेंट। ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, क्या सारे के सारे प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है? नहीं, सारे प्रोविजंस को अमेंड नहीं किया जा सकता है, बात याद रखिएगा। हाँ, कुछ प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको अमेंड नहीं कर सकते। अब जैसे सेक्युलरिज्म है तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल पार्ट है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको नहीं बदल सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अब इसको नहीं बदल सकते, अब कोई प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं कर सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, अमेंड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर द किंग्स ऑफ चेदी डायनेस्टी रोज कलिंगा एज प्रोमिनेंट पावर, तो चेदी डायनेस्टी ने कलिंग को क्या बना दिया था? प्रोमिनेंट पावर बना दिया था। इसके मेन रूलर्स अगर आप देखेंगे चेदी डायनेस्टी के, तो कौन थे? खारवेल थे। वॉज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ जैन टीचिंग, तो खारवेल किस रिलीजन को मानता था? जैनिज्म को। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड भिक्षु राजा, इसको भिक्षु राजा या मॉन्क किंग भी कहा था खारवेल को। His accomplishment has been inscribed in Brahmi script in हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो उदयगिरी खांडगिरी केव्स है भुवनेश्वर में, वहां पे इसके बारे में जो भी इसने अकम्प्लिश किया था अपने लाइफ टाइम में उसको लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अब देखिए, कलिंग इज द मॉडर्न नेम ऑफ स्टेट ऑफ डैश, कलिंग किस स्टेट का नाम है आज के? ये उड़ीसा का नाम है। तो उड़ीसा में ही आप देखेंगे तो कलिंग को, मतलब जो उड़ीसा था, जो आज उड़ीसा है, उसको पहले कलिंग कहा जाता था, ऐसे समझ सकते हैं। खारवेल वॉज फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, जैनिज्म को फॉलो करता था। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन वी नो द अचीवमेंट ऑफ चेदी डायनेस्टी रिटन इन दिस इन विच स्क्रिप्ट, तो किस स्क्रिप्ट में लिखा है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया भी हुआ है, कहाँ गया? देखिए, हाँ ये रहा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, देखिए दिया हुआ है, इसमें लिखा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस इंस्क्रिप्शन में है, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। ये कहाँ पे है? उदयगिरी खांडगिरी केव जो भुवनेश्वर में है वहां पे है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें कहा गया वाई 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किस में आया था? हमारा फोर्स में आया था। किस दिन? 26 जनवरी 1950, 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था, इसी वजह से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन संगम लिटरेचर, अब संगम लिटरेचर की बात अगर देखा जाए कि इसके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। पहला तो ये है तमिल लिटरेचर है, तमिल में लिखा गया है, तमिल लैंग्वेज में। और कब लिखा गया है? 300 बीसी से, ठीक है, 300 एडी के बीच में इसको लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर बताया क्या गया है? इसमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि तमिल सोसाइटी कैसी थी, राजा कैसे थे, ठीक है, जो वॉर्स होते थे वो भी बताया गया है। इसमें ट्रेड के बारे में बताया गया कि ट्रेड किस तरीके का हुआ करता था। लव और कल्चर के बारे में बताया गया है, जो साउथ इंडिया में उस समय प्रिवेलिंग कर रहा था, कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, ये सब चीजें बताई गई है संगम लिटरेचर में। आगे बढ़ते हैं, अश्वमेघ यज्ञ या अश्वमेघ यज्ञ के बारे में पूछा गया है, ये क्या है? ठीक है, मतलब ये क्या होता है? तो ये एक रिचुअल होता है। क्या है? एक, पहले तो याद रखिएगा, ये एक रिचुअल है, वैदिक रिचुअल है, ये वेदों में दिया गया है, वैदिक रिचुअल है। ठीक है, और मेनली इसको कौन परफॉर्म करता था? जो राजा लोग होते थे इसको परफॉर्म करते थे, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, कि दिखाने के लिए कि वो सबसे सुप्रीम रूलर हैं उस जगह के, इसको दिखाने के लिए या इसको शो करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। ठीक है, और इसमें होता क्या था? एक घोड़ा होता था, हॉर्स होता था, उसको छोड़ा जाता था, और जहां जहां घोड़ा घूम के आता था, जिस जिस एरिया में घूम के आता था, मान लिया जाता था कि वो जो पूरा एरिया हो जाएगा वो उसी राजा का हो जाएगा जिसने वो घोड़ा छोड़ा था। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई पकड़ ले घोड़े को, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर इन दोनों की लड़ाई होगी, अब जो जीतेगा उसका पूरा एरिया हो जाएगा, तो इसको ही बोलते हैं अश्वमेघ यज्ञ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिलग्रिमेज, अब देखिए पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? तो ये एक जर्नी है। ठीक है, क्या है? एक जर्नी है। और किस चीज की जर्नी है? ये जर्नी है किसी भी सेक्रेट प्लेस पे जाने की जर्नी को क्या कहते हैं? पिलग्रिमेज कहा जाता है। ठीक है, और कोई ना कोई रिलीजियस पर्पस के लिए होती है। तो जर्नी कहाँ की है? सेक्रेट प्लेस की है। और क्यों होती है? रिलीजियस पर्पस के लिए। ठीक है, रिलीजियस
पर्पस के लिए होती है, ये बात याद रखिएगा। जैसे अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे तो 4 धाम की जो यात्रा है उसको रखा जाता है, ठीक है? इस्लाम में आप देखेंगे तो जो मक्का मदीना की यात्रा है जिसको हज कहते हैं, ठीक है? वो रखा जाता है और अलग-अलग रिलिजन में अलग-अलग तरीके के पिलग्रिमेज होते हैं। अगले में कहा गया व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। बस अगर एक वर्ड में आपको बताना है, 2 वर्ड में, तो आप सीधे-सीधे बताइए दिस इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा जो लॉ है, वो क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कोई और लॉ नहीं है। किसी भी कंट्री में जो सबसे बड़ा लॉ होता है उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और मेनली इसके 3 ऑर्गन होते हैं, एक जुडिशरी होता है, एक लेजिस्लेचर होता है, ठीक है? लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करता है, जुडिशरी लॉ को चेक करता है, और एक एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब ये एग्जीक्यूट करता है लॉ को, इम्प्लीमेंट करता है लॉ को, ठीक है? तो ये 3 ऑर्गन याद रखिएगा। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स आपसे पूछे गए क्या-क्या है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो की फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की बात करी गई है। सेक्युलरिज्म का मतलब सारे रिलीजन इक्वल है ऐसा बताया गया है। फेडरल सिस्टम की बात करी गई है, फेडरल नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल का मतलब ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग तरीके की पावर्स हैं, स्टेट के पास अलग तरीके की पावर्स है। जैसे मान लीजिए डिफेंस मैटर है, तो डिफेंस मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, उसमें रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कम्युनिकेशन है, उसमें रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो मेन रोल किसका आता है? स्टेट का आता है। इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है? इसके बाद हमने आपको बताया था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में जो लोकसभा होती है उसके प्रति आंसरेबल होते हैं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ड्यूटीज दी हुई है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ गए तो जुडिशरी बदल जाएगी या दूसरा कोई लीडर आ गया तो जुडिशरी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। जुडिशरी अपने में ही इंडिपेंडेंट है, वो एक अलग ही बॉडी है, सेपरेट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये सबसे बड़ी खासियत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो मेनली रूल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाती है। रूल्स मतलब गवर्नमेंट के लिए बनते हैं, लोगों के लिए बनते हैं, तो ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। दूसरा, रूल्स किसके लिए बन रहे हैं? मेनली गवर्नमेंट के लिए। राइट्स दिए जाते हैं किसको? सिटीजन को। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सिटीजन के पास कोई राइट नहीं होंगे, ठीक है? तीसरा क्या है, इसकी नीड क्या है? इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, जस्टिस की बात करती है, ठीक है? जस्टिस, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सभी लोग इक्वल होने चाहिए, ये सारी बातें कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। पावर के मिसयूज को रोकती है, पावर मिसयूज को रोकती है। अब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है और पुलिस वाला आपको आके 2 झापड़ लगा देता है, कोई आपने काम कर दिया तो वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो राइट टू लाइफ के खिलाफ हो गया, ठीक है? तो कोई भी पुलिस वाला किसी को मार नहीं सकता ऐसे ही, ठीक है? या किसी को दंड नहीं दिया जा सकता ऐसे ही। तो दंड देने का काम पुलिस का नहीं है, दंड देने का काम जुडिशरी का है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। लोग क्या सोचते हैं कि पुलिस का काम दंड देना है, पनिश करना है, पनिश करना काम नहीं होता पुलिस का। पुलिस का काम है जो भी अपराधी है उसको पकड़ के लेके आना, सबूत इकट्ठा करना। और जो दंड देने का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसको दिया गया है? जुडिशरी को दिया गया है। फिर जुडिशरी उसको चेक करती है कि असलियत में ये गुनहगार जो आया है वो उसने गुनाह किया भी है कि नहीं किया है। अगर ऐसा तो नहीं कि इनोसेंट आदमी है पकड़ के ले चली आई है पुलिस, ठीक है? तो ये सब चीजों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन का रोल होता है। Why do you think natural elements like rivers, mountains, forest are considered sacred for the people? How do they contribute to our life? देखिए ये हम लोग के लिए सेक्रेट क्यों है? क्योंकि रिवर जैसे हम लोग को वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? माउंटेन्स देखेंगे तो वाटर माउंटेन जो है क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है? मतलब रेनफॉल में हेल्प करता है। रेनफॉल जो होती है वो भी कहीं ना कहीं माउंटेन्स की वजह से ही हो पाती है, इकोलॉजिकल बैलेंस कह सकते हैं। फॉरेस्ट क्या करता है? हम लोग को एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है, हम लोग को ये कह सकते हैं फ्रूट्स प्रोवाइड कर सकता है फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल बैलेंस में तो हेल्प करेगा ही करेगा। और भी बहुत सारे इसके मतलब तरीके हो सकते हैं लिखने के आंसर को, इस वजह से ये सेक्रेड है।
हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू अवर लाइफ, हम लोग की लाइफ में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब अगले में देखिए क्या कहा गया, पॉलिटिकल मैप लेना है, उसमें बोध गया, प्रयागराज, चेरा किंगडम और हरिद्वार को आपको बताना है कहाँ पे है। तो बोध गया आप देखेंगे बिहार में है, ठीक है। प्रयागराज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में है। चेरा किंगडम आप देखेंगे साउथ इंडिया में आप लगा देंगे केरला के पास। और हरिद्वार जो है ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो देखिए ये मैप है, अब इस मैप में आपको बता देते हैं कि कौन सा किंगडम कहाँ पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो चीजें दी गई थी, जैसे हमको 4-5 चीजें बतानी थी, तो पहले बोध गया आप देख लेते हैं। तो बोध गया, हमने बोध गया जो है ये कहाँ पे है, ये हमारा पड़ेगा बोध गया बिहार में। ये बिहार है, तो बिहार में आप कहीं भी वैसे लगा सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ आपका पड़ेगा बोध गया, ठीक है। बोध गया यहाँ हो जाएगा। इसके बाद दिया गया था प्रयागराज। प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इस जगह के आसपास कहीं प्रयागराज पड़ता है, ठीक है। ये प्रयागराज हो जाएगा। इसके बाद आपको चेरा किंगडम पूछा गया था, तो जो केरला है इसके पास का जो रीजन है, इसी को बोलते बोलते थे क्या, इसको आप शेड कर दीजिएगा, चेरा किंगडम इसको कहते हैं, ठीक है। एक और कहा गया था हरिद्वार कहाँ पे है, तो हरिद्वार आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में ये जो पॉइंट है यहाँ आपको मिल जाएगा क्या, हरिद्वार। तो इस हरिद्वार मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल मैप भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया, तो पूरा चैप्टर होता है समाप्त। तो बाकी जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी है, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन और अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।